जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय वायुसेना इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास पहुंची है एक प्रपोजल की उम्मीद के साथ, जहां पर भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक प्रपोजल मिले, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना 4 की संख्या में SJT-36, जिसको यशस का नाम दिया गया है, जो कि स्टेज 2 का ट्रेनर है, इसको इवैल्यूएशन के लिए यूज़ कर सके। जी हाँ, अगर हम आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो भारतीय वायुसेना ने 4 SJT-36 एयरक्राफ्ट की डिमांड करी है लीज पे लेने के लिए, ताकि वो इसका इवैल्यूएशन कर सके। और ये जो 4 एयरक्राफ्ट होंगे, ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के होने वाले हैं और इन्हें यशस स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड है, ये फिलहाल दिया गया है। SJT-36 को अब यशस नाम से रिनेम किया गया है, जो कि एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन से गुजरा है और इसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस भी किया जा चुका है। अब इसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अगला कदम क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 के रोल आउट की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तेजस मार्क 2 को 2 कटिंग एज सेंसर से इक्विप किया जाएगा, जो कि थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए और काउंटर मेजर्स को ऑटोनोमसली डिप्लॉय करने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने रिवील किया है कि ये 2 नए सेंसर बेसिकली मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होने वाले हैं, जो कि डीआरडीओ के संगत संस्था इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम IRDE के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा विकसित किए गए हैं और ये अब तेजस मार्क 2 में यूज़ करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 इन 2 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को इनकॉर्पोरेट करेगा, जिसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम होने वाले हैं। और इन सिस्टम्स को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशनल अवेयरनेस और प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे अलग अलग प्रकार के एयरबॉर्न थ्रेट्स के अगेंस्ट में, और इससे जो बैटल सर्वाइबिलिटी है इन एयरक्राफ्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हाल ही में कैट्स वॉरियर को लेकर कुछ बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर कैट्स वॉरियर को अनवील करने से लेकर इनके जो टैक्सी ट्रायल हैं, इनकी रिपोर्ट अब कंफर्म हो चुकी है और कुछ ही हफ्तों में इसकी जो पहली उड़ान है वो आयोजित कर ली जाएगी। इसी बीच टोनबो इमेजिंग की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने रखी गई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि कैट्स वॉरियर, जो कि HAL का प्रोजेक्ट है, इसमें टोनबो इमेजिंग की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने अपना कटिंग एज स्काई मल्टी सेंसर कैमरा इस पर इनकॉर्पोरेट किया है, जो कि आपको कैट्स वॉरियर के नोज कोन में देखने को मिलता है। और इससे बेसिकली जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं इस प्लेटफॉर्म की, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी। टोनबो इमेजिंग ने बताया कि जो स्काई मल्टी सेंसर कैमरा है, बेसिकली इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये पायलट के विजन को काफ़ी इंप्रूव करेगा और फ्लाइट के जो क्रिटिकल फेज होते हैं उसमें इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि लैंडिंग और एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की। और इसके अलावा चाहे दिन हो या रात हो, कैसा भी मौसम हो, ये कैमरा हर प्रकार से दिखने में सक्षम है और इससे पायलट की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट मार्टिन बेकर को लेकर आ रही है। मार्टिन बेकर, जो कि दुनिया की जानी मानी इजेक्शन सीट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जिसके बनाई इजेक्शन सीट दुनिया के कई बड़े प्लेटफॉर्म्स में यूज़ की जाती है और भारतीय वायुसेना भी अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इनको यूज़ करती है। इनके तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, जहां पर मार्टिन बेकर ने अपना जो इंडिया में फुटप्रिंट है उसकी घोषणा कर दी है और उन्होंने बताया है कि बेंगलुरु में वो एक नई फैसिलिटी को ओपन करने वाले हैं और ये फैसिलिटी 2025 के अंत तक शुरू हो जाएगी। इसके पीछे का उद्देश्य मार्टिन बेकर की तरफ से बताया गया है कि वो भारत में जो इजेक्शन सीट की मेंटेनेंस है उसके कार्यभार को संभालेंगे। इसके अलावा नई सीट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, जहां पर भारत के साथ साथ जो ग्लोबल डिमांड्स हैं उनको पूरा करने का प्रयास मार्टिन बेकर की तरफ से किया जाएगा। स्टीव रॉबर्ट, जो कि हेड ऑफ बिजनेस है मार्टिन बेकर के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि ये जो फैसिलिटी है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड सेंटर होगा मेंटेनेंस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ जो दूसरे देशों की रिक्वायरमेंट है वो भी यहीं से पूरी की जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर आ रही है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर एरो इंडिया 2025 में कुछ हमें बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिली थी, लेकिन इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर, जो कि भारत का एक नेक्स्ट जनरेशन कैरियर बॉर्न फाइटर होने वाला है, जिसे भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है, इस पर कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये एम कर रही है कि 2025 के अंत से लेकर 2026 की शुरुआत तक जो CDR है ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर इसे भारतीय नौसेना से स्वीकृति मिल जाती है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इस पर जो अपने हस्ताक्षर है वो कर देती है,
तो यहाँ पर 2027 तक कुछ बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। 2027 से 28 के बीच में जो प्रोटोटाइप रोल आउट है, इसको यहाँ पर करने की बात की गई है। हालांकि थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, क्योंकि अगर 2027 में भी सीसीएस अप्रूवल मिलता है तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर ये प्रोग्राम अब किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी हम लोग ये जान चुके हैं कि 2029 के पहले ये भारतीय नौसेना को ज्वाइन नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस प्रोग्राम में लेट लतीफ़ी अभी और होती हमें दिखाई पड़ेगी। आप सबको एरो इंडिया 2025 की वो घटना तो याद होगी जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अपना एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर बात करते हुए कहा था कि वो एचएएल को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन एचएएल ने ये आश्वासन दिया था कि वो भारतीय वायुसेना प्रमुख की समस्याओं को समझते हैं और उन समस्याओं के निवारण के लिए हर बड़े कदम जो है वो उठाए जाएंगे। और इसी बीच में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो अपने सप्लाई चेन कह सकते हैं, सप्लाई चेन के उनके जो वेंडर्स हैं, उनको प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए कहा है, जिसमें मटेरियल और इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट की बात करी गई है। इसके साथ साथ जो तेजस का प्रोडक्शन है, इसको रैंप अप करने का प्रयास एचएएल के द्वारा किया जा रहा है और उनको उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो एडिशनल 97 जेट्स हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया जाएगा। और एचएएल इस समय भारतीय वायुसेना की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर यथासंभव प्रयास कर रही है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाए जाने पर भी काम शुरू कर दिया गया है। एचएएल की बैंगलोर और जो नासिक फैसिलिटी है, इससे कंबाइंड 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का टारगेट रखा गया है। अब देखना काफ़ी रुचिकर होगा कि ये टारगेट कब तक पूरा किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना अभी भी पहले तेजस मार्क 1A का वेट कर रही है। आप सबको पता होगा कि एरो इंडिया 2025 से पहले जितना ज़्यादा यहाँ पर हमको इंतज़ार SU-57 फैलन F-35 जैसे एयरक्राफ्ट का था, उतना ही ज़्यादा इंतज़ार हमें किरण मार्क 2 का था, क्योंकि ये भारत का पहला ऑम का एयरक्राफ्ट था, यानी ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और ठीक एरो इंडिया से पहले इसकी एक फ़ोटो भी पोस्ट करी गई थी, जहाँ पर किरण की उड़ान के बारे में हमें पता चला था। लेकिन आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि पूरे के पूरे एयर शो में ये एयरक्राफ्ट स्टैटिक डिस्प्ले से भी गायब था। तो सवाल ये उठ रहा है इस समय इसको लेकर के कि आखिरकार किरण को कहाँ पर रखा गया और इसे डिस्प्ले से बाहर क्यों किया गया। हालांकि अभी तक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसको लेकर न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लास्ट मिनट टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, लॉजिस्टिकल डिले हो सकती है, या फिर जो सिक्योरिटी कंसर्न है इसके सेंसिटिव नेचर को लेकर, उनकी वजह से भी इस एयरक्राफ्ट को हो सकता है कि एरो इंडिया 2025 से बाहर रखा गया हो। लेकिन इस एयरक्राफ्ट का इंतज़ार काफ़ी लोग कर रहे थे और उन्हें फिलहाल इसको लेकर निराशा ही हाथ लगी है। हमारी अगली और अंतिम अपडेट इकोनॉमिक्स टाइम को लेकर आ रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक बड़ी रिपोर्ट पब्लिश करी है F-35 के संदर्भ में, जहां पर इनके रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर के जो निगोशिएशन है, ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और भारत तकरीबन 2 स्क्वाड्रन जो F-35 की है वो खरीद सकता है और इसके लिए ठीक उसी रूट का इस्तेमाल किया जाएगा जैसे राफेल खरीदे गए थे। यानी ये भी एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है, जिसके अंतर्गत भारत F-35 लाइटनिंग 2 को खरीद सकता है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट इकोनॉमिक्स टाइम ने पब्लिश करी है। भारत की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कोई अभी तक सरकारी संस्था इसके कंफर्मेशन को लेकर कोई बात कर रही है। तो अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें सत्यता कितनी है, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम जो कि एक प्रतिष्ठित न्यूज़ संस्थान है, उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो निगोशिएशन है ये किसी भी क्षण शुरू हो सकते हैं। तो आने वाले दिनों में निसंदेह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।